मैं हूं अदील इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। हमारी हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि हम वक्त में ट्रैवल कर सकें, टाइम ट्रैवल कर सकें। गोया कि आज तक हम ऐसी कोई भी मशीन नहीं बना सके जिससे हम वक्त में आगे या पीछे जा सकें, पर हमारी हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि हम वक्त में ट्रैवल कर सकें। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब भी हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हम माजी में देख रहे होते हैं, हम पास्ट में देख रहे होते हैं। जब आप सूरज को देखते हैं तो आपको 8 मिनट पुराना सूरज नजर आता है। सूरज की रोशनी हम तक पहुंचते हुए 8 मिनट लेती है, तो अगर सूरज में कोई भी चेंज आएगी हमें 8 मिनट के बाद पता चलेगा। तो जब मैं आसमान की तरफ नजर उठा के देखता हूं तो जो सितारे मुझे आसमान पर नजर आते हैं उनको मैं माजी में देख रहा हूं। हो सकता है उनमें से कई सितारे इस वक्त आसमान पर तो नजर आ रहे हों पर हकीकत में वो मौजूद ना हो। इसी तरीके से जब हम गैलेक्सीज को देखते हैं तो हम माजी में देख रहे होते हैं, जिस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं। हम माजी में कितना देख सकते हैं? क्या हम अपनी कायनात की पैदाइश देख सकते हैं? यह आज का सवाल है। चले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारी गैलेक्सी एक थिएटर की तरह है। जब भी हम टेलीस्कोप से आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें कुछ गैलेक्सीज नजर आती हैं। ये सीड्स उन गैलेक्सीज को रिप्रेजेंट करती हैं। जो सीड्स मेरे पास हैं ये एजिड गैलेक्सीज हैं, इनकी उम्र काफी ज्यादा है। पर जूं जूं मैं पीछे की तरफ जाऊंगा तो मैं माजी में जा रहा हूं, इसलिए इन गैलेक्सीज की उम्र कम होगी। फिर मैं और पीछे गया तो इन गैलेक्सीज की और ज्यादा कम उम्र होगी, और एंड पे बिल्कुल बेबी गैलेक्सीज होती हैं जो हमें नजर आती हैं, क्योंकि ये नई नई गैलेक्सीज बनी होती हैं। यहां पर हमारे पास खाली जगह होती है। उसकी वजह यह कि यहां पर अभी एटम्स नहीं बने। हम इतना माजी में देख रहे हैं कि यहां पर अभी एटम्स नहीं बने, हाइड्रोजन नहीं बनी, जिनसे इन गैलेक्सीज ने बनना है। और अगर मैं उससे भी पीछे जाऊं तो मुझे एक स्क्रीन नजर आती है, और उस स्क्रीन के ऊपर मुझे मुख्तलिफ किस्म के फिंगरप्रिंट्स नजर आते हैं जिनको हम एक्सप्लोर करेंगे। इन तमाम गैलेक्सीज का कलर रेड है, और उसकी वजह यह है कि स्पेस आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड कर रही है। और हम ये जानते हैं डॉपलर इफेक्ट की वजह से, जिस पर अगेन मैं एक वीडियो बना चुका हूं, कि जब भी कोई चीज हमसे दूर जा रही होती है स्पेस में वो रेड कलर की नजर आती है, जिसे हम रेड शिफ्ट कहते हैं। तो ये सारी गैलेक्सीज हमसे दूर भी जा रही हैं और मुझे एंड पर एक स्क्रीन भी नजर आ रही है। मैं आपको लेके चलता हूं बिग बैंग की तरफ। जब हमारी यूनिवर्स की पैदाइश हुई थी 13.7 बिलियन ईयर्स पहले की बात है, और उस वक्त जैसे ही बिग बैंग हुआ तो हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स बने, और उसके बाद एटम्स बने, और एटम से फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास स्टार्स बने और गैलेक्सीज बनती गई। तो जब हम पीछे की तरफ देखते हैं टेलीस्कोप्स के साथ, हमें इसमें से कुछ ना कुछ प्रोसेस नजर आता है, जबकि बाकी प्रोसेस को हम मॉडल करते हैं। अमूमन हम ये समझते थे कि स्पेस में कोई गैस मौजूद नहीं है, पर अब हमें यह पता चलता है कि स्पेस में हाइड्रोजन गैस मौजूद है। क्योंकि स्पेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है और एक्सपैंड कर रही है, तो हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और वो ठंडी हो रही है। अगर मैं माजी में जाऊं तो हाइड्रोजन गैस आहिस्ता आहिस्ता कंप्रेस होगी, क्योंकि हमारी कायनात, हमारी यूनिवर्स कंप्रेस हो रही है, और उसका टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे कायनात का वॉल्यूम कम होगा, वो कंप्रेस होगी, उसमें मौजूद हाइड्रोजन गैस का टेम्परेचर भी बहुत बढ़ता जाएगा। और एक वक्त ऐसा आएगा जब हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे बाकी एटम से, जो कि आयन बन चुका है। इस चीज को हम कहते हैं प्लाज्मा। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर मैटर की चौथी स्टेट एग्जिस्ट करती है, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का एक सूप होता है। आपको यहां पर प्लाज्मा नजर भी आ रहा है, और मैंने आपको एक और प्लाज्मा की तस्वीर भी दिखाई है। यही वो प्लाज्मा है जो कि हमें स्क्रीन पर नजर आता है सिनेमा घर की। जब भी हम किसी भी सैटेलाइट से, टेलीस्कोप से पीछे की तरफ देखने की कोशिश करते हैं तो हमें एंड पर तमाम गैलेक्सीज के पीछे एक स्क्रीन नजर आती है बिग बैंग के बिल्कुल पास, और उसमें हमें प्लाज्मा नजर आता है। ये वो प्लाज्मा था जो बिग बैंग के फौरन बाद बना, जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, और उस वक्त इलेक्ट्रॉन्स और आयंस इकट्ठे नहीं हुए थे, उन्होंने एटम्स नहीं बनाए थे, बल्कि वो अलग अलग मौजूद थे। और ये प्लाज्मा हमें एक तरफ नहीं, बल्कि हम जमीन से जिस तरफ भी देखते हैं एंड पर प्लाज्मा हमें नजर आता है। हमने इसका एक मॉडल बनाया है, और इसको हम कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड।
माइक्रोवेव का वर्ड क्यों इस्तेमाल हुआ उसका मैं आपको आगे बताऊंगा। हमने मुख्तलिफ किस्म की सैटेलाइट्स भेजी और उसने हमें माजी में देख के बेहतर मॉडल दिए CMB के, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के। पहले कॉप स्पेस में गई तो हमें इस किस्म की पिक्चर्स मिली, उसके बाद WMAP गई और हमें कुछ बेहतर रेजोल्यूशन की पिक्चर्स मिली, और उसके बाद प्लैंक ने हमें 30 MB का पिक्चर रेजोल्यूशन के साथ बहुत अच्छी पिक्चर्स दी। इसमें आपको नजर आ रहा है कि जो ऑरेंज स्पॉट्स हैं ये वो जगह है जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, और ब्लू स्पॉट्स वो जगह है जहां पर टेम्परेचर कम हो चुका है। हमने इस पूरे डेटे का एक मॉडल बनाया जो कि मैंने आपको यहां पर दिखाया है, और इस मॉडल से हमें यह पता चलता है कि हमारी यूनिवर्स की पैदाइश कैसे हुई और यूनिवर्स आहिस्ते आहिस्ते कैसे कूल डाउन हो रही है। CMB आप अपने घरों में रोज देखते हैं। जब भी आप अपनी सैटेलाइट्स आसमान की तरफ किसी भी डायरेक्शन में लगाकर देखते हैं तो आपको माइक्रोवेव नॉइज नजर आती है। ये माइक्रोवेव नॉइज उन रेडिएशन से जनरेट होती है जिनका जिक्र मैंने किया, जो कि उस वक्त पैदा हुई जब हमारी कायनात बिग बैंग से बन रही थी, और अब ये हमें हर तरफ नजर आती है और हमें उसकी इंफॉर्मेशन देती है। इब्तदा में हमारी स्पेस ऑरेंज कलर की होती थी। जब हम अपने आप को पीछे लेके जाएं, माजी में लेके जाएं, हम बिग बैंग के बहुत करीब पहुंचे तो हमें पता चलेगा कि हमारी स्पेस ऑरेंज कलर की थी, और उसकी वजह थी ये प्लाज्मा। प्लाज्मा में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आयन से अलग होते हैं, तो जब लाइट इसमें से गुजरने की कोशिश करती थी तो इलेक्ट्रॉन से लाइट बहुत ज्यादा स्कैटर होती थी और इधर उधर बिखर जाती थी, तो लाइट बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती थी। स्कैटरिंग तो ज्यादा होती थी पर वो बहुत ज्यादा दूर नहीं जा सकती थी, इसलिए हमारी यूनिवर्स ऑरेंज कलर की नजर आती थी। फिर हमारी यूनिवर्स का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता कम हुआ और एटम्स बने, इलेक्ट्रॉन्स और आयन्स इकट्ठे हुए और उन्होंने एटम्स बनाए। जब हमारे पास एटम्स आए तो लाइट अब इजीली गुजर सकती थी और हमारी यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट बन गई। ऑरेंज कलर से हमारी यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट कलर की बन गई। यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है, और जब लाइट एक्सपैंड करती है तो उसका कलर ऑरेंज से रेड की तरफ शिफ्ट होता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ बड़ी होती जा रही है। तो यूं हमारी यूनिवर्स रेड कलर की होगी। एटम्स के बनने के बाद हमारी यूनिवर्स का कलर, स्पेस का कलर रेड कलर का हो गया, और बहुत अरसे तक हमारी यूनिवर्स रेड कलर की रही। अगर आप ये स्पेक्ट्रम देखें तो यहां पर आपको नजर आएगा कि बिग बैंग के धमाके के बाद ऑरेंज कलर की यूनिवर्स जैसे जैसे एक्सपैंड हुई तो लाइट जो है उसकी वेवलेंथ बढ़ गई, और जो ही लाइट की वेवलेंथ बढ़ती है तो वो रेड कलर की बन जाती है। क्योंकि हमारी यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही थी इसलिए लाइट, जिसे हम CMB कहते हैं, वो रेड कलर की होगी। तो हमारी यूनिवर्स की स्पेस रेड कलर की बन चुकी थी। वक्त गुजरता गया और हमारी यूनिवर्स एक्सपैंड करती रही, तो जब हमारी यूनिवर्स और ज्यादा एक्सपैंड की तो रेड कलर से, विजिबल लाइट से वेवलेंथ और बढ़ गई और हम इंफ्रारेड में आ गए। और ये वो वक्त है जब हमारी स्पेस ब्लैक कलर की होगी, हमें हर जगह पर ब्लैक कलर नजर आना शुरू हो गया। पर अगर आज की हम बात करें तो हम इंफ्रारेड से भी आगे जा चुके हैं और इस वक्त हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम में लाइक करते हैं। तो वो जो लाइट प्रोड्यूस हुई थी बिग बैंग की वजह से, और CMB जिसे हम कहते हैं, अब वो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम में लाई करती है, और जब भी हम कोई डिश एंटीना आसमान की तरफ लगाते हैं तो हमें ये माइक्रोवेव रेडिएशंस नजर आती हैं। ज्यादा दूर की बात नहीं है जब इंसान ये समझता था कि सूरज जमीन के गिर्द घूमता है। कोपर्निकस वो पहले साइंसदान थे जिन्होंने ये बताया कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, बल्कि हमारा पूरा सोलर सिस्टम सूरज के गिर्द घूमता है। ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। लोगों ने इसको आसानी से नहीं माना, बल्कि कोपर्निकस की काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म की गई। जब भी कोई आइडिया आता है उसका क्रिटिसिज्म जरूरी होता है और उस पर क्रिटिकल थिंकिंग की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आज हम मल्टीवर्स का आइडिया लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं, पर याद रखिए कि मल्टीवर्स पर भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होती है। जहां पर साइंसदान इसके हक में हैं, वहां पर कई साइंसदान ऐसे भी हैं जो इसको साइंस नहीं मानते। वो समझते हैं कि ये साइंस से ज्यादा फिलोसफिकल सवाल है और इसलिए वो इस पर क्रिटिसिज्म करते हैं कि इसका प्रैक्टिकल प्रूफ अभी तक हमें नहीं मिल सका। इस सीरीज की मैं 5 वीडियोस बनाऊंगा और वो सारी की सारी वीडियोस हमें ये बताएंगे कि मल्टीवर्स में हमने अभी तक कितनी तहकीक की है। मेरी आपसे गुजारिश होती है कि आप एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, उनके सवालों के जवाब दें, एक दूसरे से सीखें। इस तरीके से हम नॉलेज को आगे बढ़ा सकते हैं। मल्टीवर्स के एपिसोड 2 के साथ मैं हाजिर हूं। एपिसोड 1 में हमने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को देखा था।
ये एक ऐसी टॉर्च लाइट है जिससे हम माजी में देख सकते हैं। इन माइक्रोवेव सिग्नल्स के जरिए हम यूनिवर्स की पैदाइश को भी जांच सकते हैं और ऐसा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमें पता चले कि हमारी यूनिवर्स में माजी में क्या क्या होता रहा है। CMB के जरिए ही इस वीडियो में मैं आपको मल्टीवर्स की तरफ लेके जाऊंगा। इससे हमें पता चलेगा कि मल्टीवर्स एग्जिस्ट करती हैं, हमें एक प्रेडिक्शन करने में आसानी हो जाएगी। बिग बैंग 13.7 बिलियन ईयर्स पहले हुआ जब हमारी यूनिवर्स बनी। जब यह धमाका हुआ तो कुछ अरसे के लिए, सेकंड के बहुत छोटे से के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हुई, एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन हुई और उसके बाद हमारी यूनिवर्स नॉर्मल रेट पर एक्सपेंड करती रही। हम जब भी सैटेलाइट के जरिए आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें ये सारे स्टेप नजर आते हैं। हम ये डेटा कलेक्ट करते रहते हैं और अपना मॉडल बनाते रहते हैं। गोया कि अभी तक हमने बहुत कम डेटा कलेक्ट किया है, पर हम अपना मॉडल आहिस्ता आहिस्ता बनाते जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने उस मॉडल को दिखाया है। इसमें आप देखें ब्लैक कलर जो आपको नजर आ रहा है, ये वो जगह है जहां का डेटा हमारे पास मौजूद नहीं है। एंड पर आपको प्लाज्मा स्क्रीन नजर आ रही है। ये CMB रेडिएशंस हैं जिनके बारे में मैं डिटेल में पिछली वीडियो में बात कर चुका हूं और रेड कलर में आपको वो डाटा नजर आ रहा है जो कि आप बना चुके हैं। इस डेटा को इकट्ठा करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए एक मसला ये भी आता है कि हमारे पास जितनी भी टेलीस्कोप्स हैं वो सारी की सारी एक रुख पर आसमान में एक छोटे से हिस्से को फोकस करती हैं। अगर हमने पूरे आसमान से हर तरफ से डेटा कलेक्ट करना है तो ये टेलीस्कोप उसके लिए ठीक नहीं है। मैक्स टैगमार्क MIT के रिसर्चर हैं और वो एक ओमनी डायरेक्शनल रेडियो एंटीना, रेडियो टेलीस्कोप बना रहे हैं जिसमें 128 एंटीनास को एक लाइन में या मल्टीपल लाइंस में लगा दिया जाता है और वो सारे डेटा, सारी स्पेस से डेटा कलेक्ट करते हैं जो कि 13.7 बिलियन ईयर्स पुराना होता है। अब आप सिर्फ एक तरफ को फोकस नहीं कर रहे आसमान में, बल्कि आप पूरी कायनात का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और यह डेटा बहुत ज्यादा होता है। 20 GB पर सेकंड का डेटा होता है जिसके पीछे बहुत ज्यादा सर्वर्स काम कर रहे होते हैं और इस डेटा से हम अपना मॉडल बना रहे होते हैं। इस डेटा से हम बिग बैंग को भी एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि बिग बैंग के बारे में हमारे पास बहुत ज्यादा मालूमात नहीं है। हमें नहीं पता बिग बैंग से पहले क्या हुआ था, बिग बैंग के बाद क्या हुआ था, उसका भी हमें अभी कुछ अरसे पहले पता चला। एलन गुथ एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जो बिग बैंग पर काम कर रहे थे और 1980s में उन्होंने एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया जिसमें वो ये रिसर्च कर रहे थे कि पार्टिकल्स, छोटे छोटे एटॉमिक लेवल के पार्टिकल्स, बल्कि सब एटॉमिक लेवल के पार्टिकल कैसे मार्जे वजूद में है, कैसे बने। और जब वो अपना मॉडल बना रहे थे मैथमेटिकल तो उनके सामने कुछ नई चीजें आई और उसमें से एक चीज इन्फ्लेशन की थी। उनके मैथमेटिक्स ने उनको बताया कि जब बिग बैंग हुआ उसके बाद सेकंड के बहुत छोटे हिस्से तक यूनिवर्स ने एक्सपोनेंशियली ग्रो किया। इसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। बहुत तेजी से यूनिवर्स बड़ी हुई और उसके बाद यूनिवर्स नॉर्मल रेट पे ग्रो करने लगी। पर इन्फ्लेशन क्यों हुई? एलन गुथ के मैथमेटिक्स ने उनको यह बताया कि कुछ अरसे के लिए एक फोर्स पैदा हुई जिसे हम रिपल्सिव ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है जबकि रिपल्सिव ग्रेविटी उल्टा काम करती है। ये इतनी पावरफुल फोर्स थी कि ये एक मॉलिक्यूल को लेके गैलेक्सी बना सकती थी, पर क्योंकि ये बहुत कम वक्त के लिए पैदा हुई इसलिए इसने हमारी यूनिवर्स को बहुत ज्यादा बड़ा किया, ग्रो करवाया। गुथ की इन्फ्लेशन थ्योरी को टेस्ट किया जा सकता था, इसलिए साइंसदान बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। हमने मुख्तलिफ किस्म की सैटेलाइट्स स्पेस में भेजी और हमने CMB फिंगरप्रिंट्स लिए पूरी स्पेस के। गुथ का यह कहना था कि उनकी जो कैलकुलेशन है वो CMB की टेम्परेचर प्रोफाइल के साथ बिल्कुल मैच करेंगी। अगर आप CMB पैटर्न को देखें तो जहां पर आपको रेड कलर नजर आ रहा है ये हॉटस्पॉट है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और ब्लू कलर का टेम्परेचर कम है और ये हमें बताते हैं बिग बैंग के बारे में। बिग बैंग कैसे हुआ? तो 2001 में WMAP सैटेलाइट ने जब अपना डेटा भेजा वो डेटा बिल्कुल मैच कर रहा था गुथ की प्रेडिक्शंस के साथ और उससे यह भी साबित हुआ कि इन्फ्लेशन हुई थी। ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी और गुथ को इस पर बहुत ज्यादा क्रेडिट दिया गया। CMB के मैप को भी 2 सैटेलाइट्स के साथ क्रॉस चेक किया गया और वो बिल्कुल एक जैसा मिला, जिससे ये पता चला कि हमें काफी ज्यादा पता चल चुका है बिग बैंग का और उसके बाद होने वाली जितने भी स्टेप्स हैं उनका। पर गुथ यहां पर ही नहीं रुका, गुथ ने इसके लेक्चर्स देने शुरू कर दिए। गुथ के लेक्चर सुनने वालों में से एक और रशियन साइंटिस्ट एलेक्स वेलेनकीन भी थे। उनके लिए रिपल्सिव ग्रेविटी बहुत मायने रखती थी और वो ये सोचते थे
कि जो इन्फ्लेशन हुई वो रुकी कैसे। वो बड़ा अरसा इस चीज को सोचते रहे। उनके नजदीक यूनिवर्स का मॉडल एक बबल की तरह है, पानी के बबल की तरह है। तो मल्टीपल यूनिवर्स जो होंगी वो पानी के बबल्स की तरह इधर उधर जा रही होंगी, वो आपस में भी टकरा रही होंगी और वो एक बबल से दो बबल भी बन रही होंगी। एक दिन एलेक्स के जहन में एक ख्याल आया और उनको ये महसूस हुआ कि उनको पता चल गया है कि इन्फ्लेशन क्यों रुकी। उनका ये ख्याल था कि इन्फ्लेशन रुकी नहीं, हमारी स्पेस में हर वक्त इन्फ्लेशन हो रही होती है। इसका मतलब यह है कि हर जगह पर, मुख्तलिफ जगह पर बिग बैंग भी हो रहे होते हैं, क्योंकि बिग बैंग के बाद ही इन्फ्लेशन होती है। तो अगर एक जगह इन्फ्लेशन रुकती है तो वो किसी और जगह हो रही होती है, और इस मॉडल को कहते हैं इटर्नल इन्फ्लेशन का मॉडल। इस मॉडल से यह पता चलता है कि मुख्तलिफ जगहों पर यूनिवर्स हैं और कोई यूनिवर्स इन्फ्लेट कर रही होती है, कोई नॉर्मल ग्रोथ कर रही होती है, कोई यूनिवर्स खत्म हो रही होती है, पर टोटल इन्फ्लेशन जो है आपकी तमाम स्पेस में एक जैसी रहती है। एलेक्स के इस ख्याल को पहले तो लोगों ने पसंद नहीं किया। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। स्पेस को अगर हम देखें तो हमें पता है कि स्पेस में ऐसी एनर्जी मौजूद होती है जो स्पेस को एक्सपेंड करवाती है, जिसे हम डार्क एनर्जी कहते हैं। तो हम अज्यूम करते हैं कि यहां पर हमारे पास बहुत सारा स्टैटिक चार्ज है, और ये स्टैटिक चार्ज जब स्पेस में इकट्ठा हुआ है ये एनर्जी इकट्ठी हुई है, तो इससे एक स्टैटिक डिस्चार्ज भी होगा, वो एक आर्क की सूरत में होगा, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। और जैसे ही ये बिग बैंग हुआ तो इसके साथ ही एक यूनिवर्स पैदा हो गई, और वो यूनिवर्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गई, क्योंकि हमारी यूनिवर्स ने पहले सेकंड में इन्फ्लेट करना है, इन्फ्लेशन आनी है, और उसके बाद उसने नॉर्मल रेट से बढ़ना है। ये ऐसे ही है जैसे बादलों की बात करते हैं तो उनमें स्टैटिक चार्ज होता है और फिर हमें स्टैटिक डिस्चार्ज नजर आता है, जो कि बिजली की सूरत में हमें मुख्तलिफ जगह पर नजर आता है। तो क्या हमारी स्पेस में भी मुख्तलिफ डिस्चार्ज हुए होंगे? जी बिल्कुल, हमारी स्पेस में मुख्तलिफ डिस्चार्ज होंगे और उनसे मुख्तलिफ बिग बैंग होंगे और मुख्तलिफ यूनिवर्स पैदा हो रही होंगी। वो यूनिवर्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही होंगी। कुछ यूनिवर्स इन्फ्लेशन टाइम में होंगी, कुछ यूनिवर्स इन्फ्लेशन टाइम से गुजर चुकी होंगी, जैसे कि हमारी यूनिवर्स है। और इसी तरीके से एलेक्स ने यह भी बताया कि कुछ यूनिवर्स आपस में टकरा रही होंगी और कुछ यूनिवर्स ऐसे होंगे जो डिवाइड होकर एक यूनिवर्स से दो यूनिवर्स बन रही होंगी। अब आप ये पूछेंगे कि क्या हम इन यूनिवर्स को देख सकते हैं? फिलहाल हम इन यूनिवर्स को नहीं देख सकते, क्योंकि इनके अंदर जो रोशनी है, क्योंकि यूनिवर्स भी एक्सपेंड कर रही है, तो उनके अंदर की रोशनी हम तक नहीं पहुंच रही। हम इन यूनिवर्स के बारे में एक्सपेरिमेंटली कुछ नहीं कह सकते, हम सिर्फ इनको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और ये भी मुमकिन है कि इन यूनिवर्स के फिजिकल लॉज बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होंगे हमारे यूनिवर्स से। हो सकता है इनमें से किसी यूनिवर्स में सूरज जमीन के गिर्द घूमते हों, तो इन यूनिवर्स में लॉज ऑफ फिजिक्स जो है वो डिफरेंट होंगे, और इन यूनिवर्स से अभी तक लाइट हम तक नहीं पहुंच सकी, जिससे हम इन यूनिवर्स को देख नहीं सकते। इटर्नल इन्फ्लेशन पर बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही है। कुछ लोग इसके हक में बात कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ भी बात कर रहे हैं। पर वक्त के साथ साथ और ऐसे टूल्स हमारे पास आ रहे हैं और ऐसी थेरीज आ रही हैं जिससे ये पता चलता है कि शायद एक से ज्यादा यूनिवर्स एग्जिस्ट करती हैं। हम उन ख्यालात को, उन थेरीज को अपनी अगली वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। आइंस्टाइन ने हमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जो कि हमें मैक्रोस्कोपिक बड़ी चीजों के मोशन के बारे में बताती है। पर जब इस थ्योरी को हम छोटी चीजों पर लेके जाते हैं, जैसे कि एटम्स और सब एटॉमिक लेवल्स पर, वहां पर यह बुरे तरीके से नाकाम हो जाती है। इसलिए हमें क्वांटम थ्योरी का सहारा लेना पड़ता है, जो कि छोटी चीजों में मोशन को और उनके बिहेवियर को डिफाइन करती है, बताती है। और जब मैं क्वांटम थ्योरी को बड़ी चीजों पर लेकर जाता हूं तो ये वहां पर भी बुरे तरीके से फेल हो जाती है। ये थ्योरीज अपनी अपनी जगह काम कर रही हैं, पर इनमें मुताबिकत नहीं है। इसीलिए साइंसदानों ने एक तीसरी थ्योरी बनाई, जिसे हम स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं, जिसमें यह बताया गया है कि सब एटॉमिक लेवल से भी अगर बहुत नीचे चला जाएं, क्वार्क्स के साइज से भी बहुत नीचे चले जाएं, तो बहुत निचले लेवल पर स्ट्रिंग्स वाइब्रेट कर रहे हैं और उनसे हर किस्म का मादा पैदा हो रहा है। हर किस्म की चीजें जो हम यूनिवर्स में देखते हैं वो इन स्ट्रिंग से जनरेट हो रही है, जो कि वाइब्रेट कर रहे हैं। साइंसदान ये भी कहते हैं कि इनकी वाइब्रेशन से मुख्तलिफ किस्म की डायमेंशंस भी बन रही हैं। हम ये जानते हैं कि आइंस्टाइन की थ्योरी मुख्तलिफ जगहों पर जाकर काम नहीं करती, जैसे कि ब्लैक होल के अंदर जाएं या बिग बैंग से पीछे देखने की कोशिश करें। ये वो जगह है जहां थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इतनी कामयाब नहीं है।
तो इसलिए स्ट्रिंग थ्योरी की वैसे भी ज़रूरत थी ताकि वो इन चीज़ों के बारे में भी हमें बता सके। स्ट्रिंग थ्योरी हमें मैथमेटिक्स से मिली और मैथमेटिक्स से हमें पता चला कि इन स्ट्रिंग्स में 6 डायमेंशंस छुपी हुई हैं। स्ट्रिंग थ्योरी से पहले हम ये समझते थे कि हम 3 डायमेंशंस में जिंदा रहते हैं, पर स्ट्रिंग थ्योरी ने हमें बताया कि 6 डायमेंशंस और भी हैं। साइंसदान स्ट्रिंग्स को डीएनए से मुमासलत देते हैं। जिस तरीके से डीएनए किसी भी जानवर की खूबियों के बारे में हमें बताता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसके इनहेरिटेंस के बारे में बताता है, यूनिवर्स का डीएनए स्ट्रिंग्स है और इन स्ट्रिंग्स से हमें मुख्तलिफ डायमेंशंस मिलती है। अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर स्ट्रिंग्स आपको ऐसे जुड़े हुए मिलेंगे जैसे कि ये 6 स्ट्रिंग एक साथ हमने जोड़े हों और इनसे जनरेट होती हैं 6 डायमेंशंस। ये 6 डायमेंशंस कहाँ के लिए हैं? अब सवाल तो ये है कि इन एक्स्ट्रा डायमेंशंस की ज़रूरत क्या है और क्या हम इन डायमेंशंस को देख सकते हैं? कुछ लोगों का यह ख्याल था कि शायद ये 6 डायमेंशंस 6 अलग अलग यूनिवर्स के बारे में बताती हैं। हमारी यूनिवर्स के अलावा 6 और यूनिवर्स भी है जो कि एक एक डायमेंशन से जन्म ले रही है। मुख्तलिफ किस्म के साइंसदानों ने इस पर बहुत गौर किया और उन्होंने स्ट्रिंग थ्योरी पर काम करना शुरू कर दिया। इस वक्त स्ट्रिंग थ्योरी के 10 टू रेस पावर 500 यानी 10 के आगे अगर आप 500 सिफर लगा दें, इतने सॉल्यूशंस आ चुके हैं। इनका मतलब यह है कि स्ट्रिंग थ्योरी का एक सॉल्यूशन एक डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है और वो एक यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम स्ट्रिंग थ्योरी पर देखें तो 10 टू रेस पावर जो मैंने आपको दिखाया था 500, इतनी डिफरेंट डायमेंशंस एग्जिस्ट करती हैं जिनको हम देख नहीं सकते और शायद इतनी ही यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रही है। स्ट्रिंग थ्योरी के सोल्यूशन से साइंसदानों को यह हिंट मिला कि शायद हमारी यूनिवर्स से ज्यादा भी यूनिवर्स हैं और वो ऐसी डायमेंशंस में हैं जिनको हम देख नहीं सकते। चलें अब हम स्ट्रिंग थ्योरी से आगे चलते हैं और हमें एक और तरफ से भी ऐसे प्रिडिक्शंस नजर आ रही हैं। हम ये जानते हैं कि हमारी यूनिवर्स को ग्रेविटी गवर्न करती है। जब भी हम कोई चीज ऊपर फेंकते हैं तो वो जरूर नीचे आती है। और जब साइंसदानों ने इस चीज को देखा कि हमारी यूनिवर्स क्या इकट्ठी हो रही है तो उनको ये जानकर हैरानी हुई कि हमारी यूनिवर्स जो कि वो समझते थे ग्रेविटी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता गैलेक्सीज करीब आ रही होंगी और एक दिन आएगा कि ये यूनिवर्स आप गैलेक्सीज एक दूसरे से मर्ज होके खत्म हो जाएंगी। उनका ये ख्याल गलत निकला, बल्कि उनको ऐसे लगा कि यूनिवर्स में हर चीज एक दूसरे से दूर जा रही है। ये ऐसे ही है जैसे मैं एक बॉल फेंकूं और वो वापस जमीन पर ना है बल्कि वो खला में स्पेस में ट्रेवल करती रहे। आखिर इसकी क्या वजह है कि यूनिवर्स में गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही है और ये हमें पता कैसे चला? इस पर मैं एक पूरी वीडियो बना चुका हूं जो कि आप देख सकते हैं और उसमें मैंने ये बताया है कि जब भी एक यूनिवर्स में कोई भी गैलेक्सी हमसे दूर जा रही होती है तो उसका कलर रेड नजर आता है डॉपलर इफेक्ट की वजह से, और जब गैलेक्सीज हमारे पास आ रही होती हैं वो हमारी तरफ ट्रेवल कर रही होती है तो उनका कलर ब्लू नजर आता है। इसकी वजह यह है कि जो भी रोशनी उनकी हम तक पहुंच रही है उसकी फ्रीक्वेंसी मुसलसल बदल रही है उनके मोशन की वजह से। जब हमने स्पेस में देखा तो हमें तमाम गैलेक्सीज, ज्यादातर गैलेक्सीज जो हैं वो रेड कलर की नजर आई और हमें पता चला कि वो सब हमसे दूर जा रही हैं। इसका मतलब यह है कि कोई ऐसी मिस्टीरियस एनर्जी मौजूद है स्पेस में हमारी यूनिवर्स में जो गैलेक्सीज को एक दूसरे से दूर लेके जा रही हैं और इस वजह से हमें रेड शिफ्ट नजर आती है। हमें स्पेस में हर जगह गैलेक्सीज रेड कलर की नजर आती हैं। आखिर वो चीज है क्या, वो एनर्जी आ कहां से रही है? उसके लिए हमने बहुत सोचा, साइंसदानों ने इस पर बहुत ज्यादा गौर किया और फिर उनका ख्याल है कि शायद ये क्वांटम लेवल पर जब हम जाते हैं तो हमें नजर आता है कि वहां पर वैक्यूम में भी क्वांटम फ्लक्चुएशंस मौजूद होती हैं और इस वजह से वहां पर कॉन्टिन्यूसली एनर्जी जनरेट हो रही होती है और ये एनर्जी शायद वहां से आ रही है। अगली चीज ने साइंसदानों को और ज्यादा परेशान किया जब उन्होंने इस एनर्जी की जो कि गैलेक्सीज को एक दूसरे से दूर लेके जा रही हैं इसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट की और आपको हैरानी होगी कि इसकी स्ट्रेंथ 10 टू रेस पावर -120 है। इतनी कमजोर फोर्स हमारी गैलेक्सीज को दूर लेके जा रही है। बहुत ज्यादा सोचा गया, इस पर आज तक गौर हो रहा है पर इसकी वजह समझ नहीं आ रही ये एनर्जी इतनी कम क्यों है। मसलन अगर इसमें से 4 सिफर खत्म कर दिए जाए, इस एनर्जी को जिसे हम डार्क एनर्जी कहते हैं इसको मैं खत्म कर दूं, थोड़ा सा कम कर दूं, इसमें से सिर्फ 4 सिफर मैंने खत्म कर दिए तो अब ये 10 टू रेस पावर
-116 रह गई है। तो हमारी यूनिवर्स में गैलेक्सीज ना बन सकती, जिंदगी हमारी यूनिवर्स में ना आ सकती, हमारी यूनिवर्स में कभी भी हम पैदा ना हो सकते। डार्क एनर्जी की एक वैल्यू से पूरी यूनिवर्स कंट्रोल हो रही है, ये साइंसदानों के लिए बहुत हैरानकुन था। पर जब उन्होंने इसको स्ट्रिंग थ्योरी के साथ मिला के देखा कि स्ट्रिंग थ्योरी हमें बताती है कि मल्टीपल यूनिवर्स हैं, डार्क एनर्जी हमें यह बताती है कि उसकी वैल्यू बहुत कम है हमारी यूनिवर्स में। तो अगर हमारे पास बहुत ज्यादा यूनिवर्सेस हैं और उनकी अपनी अपनी डार्क एनर्जी की वैल्यूज हैं, तो वहां पर मुख्तलिफ किस्म की चीजें हो सकती हैं। मसलन कई जगह पर जिंदगी नहीं होगी, कई जगह पर यूनिवर्स इकट्ठी हो रही होंगी, कई जगह वो फैल रही होंगी, मैटर शायद मौजूद ही ना हो उनमें, क्योंकि जहां पर डार्क एनर्जी ज्यादा होगी वहां पर यूनिवर्स कोलैप्स कर जाएगी, क्रंच कर जाएगी, आपस में जुड़ जाएगी। और जहां पर डार्क एनर्जी कम होगी वहां पर गैलेक्सीज बहुत ज्यादा तेजी से एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि डार्क एनर्जी की एक कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास हो, और वो भी ऐसी होनी चाहिए जो कि लाइफ को सपोर्ट करती हो। तो डार्क एनर्जी की वैल्यू से भी हमें यूनिवर्स के बारे में पता चला कि शायद और यूनिवर्सेस भी ऐसी एग्जिस्ट करती हैं जिसमें डार्क एनर्जी की वैल्यू मुख्तलिफ है। मल्टीवर्स के बारे में बहुत सी डिस्कशन हो रही है, पर अब जिन बोतल से बाहर आ चुका है। अब हमें ऐसी प्रेडिक्शन मुख्तलिफ तरफ से मिल रही हैं जिनसे ज्यादा लोग इस तरफ आ रहे हैं कि शायद एक से ज्यादा यूनिवर्स एग्जिस्ट करती हैं, वो आपस में टकराती हैं और एक से दो यूनिवर्स भी बनती हैं। इसी तरीके से उनमें फिजिक्स के लॉज मुख्तलिफ हो सकते हैं, उनमें मैटर मौजूद नहीं भी हो सकता। हम इसके बारे में ज्यादा नहीं कह सकते। अगर हमारे पास यूनिवर्स बहुत ज्यादा मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि किसी न किसी यूनिवर्स में जमीन जैसा सियारा भी मौजूद होगा, और जमीन जैसे सियारे पर हमें विल स्मिथ नजर आएगा जो कि हमारे विल स्मिथ से थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। हम ये अज्यूम करते हैं कि यूनिवर्सेस या मल्टीवर्सेस बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती हैं, इन्फिनिट नंबर की यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब यह है कि हमें विल स्मिथ भी बहुत जगह पर नजर आएंगे, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सेस में जमीन भी होगी, हमारी रेपिटेशन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और इसकी सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको डाइसेस से देता हूं। आप 3 डाइसेस लें, उनको बार बार रोल करें तो आपको उनके कॉम्बिनेशंस, उनके पैटर्न्स रिपीट होते हुए नजर आएंगे। इसी तरीके से जब मल्टीपल यूनिवर्सेस होंगी, इन्फिनिट यूनिवर्सेस होंगे, तो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक जो हैं वो भी रिपीट होंगे, और हम खुद भी किसी न किसी और यूनिवर्स में हम जैसे लोग पाए जाएंगे, क्योंकि हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स इन्फिनिट नहीं हैं। तो इसलिए उनके कॉम्बिनेशन बारहा रिपीट होंगे। 3 तरफ से हमें यह एविडेंस मिल रहा है कि मल्टी यूनिवर्स एग्जिस्ट करती है। मैं इनको अपनी वीडियोस में बता चुका हूं। थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन हमें बताती है, इसी तरीके से डार्क एनर्जी और फिर स्ट्रिंग थ्योरी, ये तीनों मिलकर हमें यह बताती हैं कि इस चीज के चांसेस काफी ज्यादा हैं कि हमारी यूनिवर्स के अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्स एग्जिस्ट करती हैं।